नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों तो आज हम विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एनसीईआरटी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। दोस्तों एक एक करके हल करेंगे। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे एनसीईआरटी के, जैसे जैसे हमने निगमन किया तो उसके आधारित जो जो क्वेश्चन मिले थे एनसीईआरटी पे, उन सारे प्रश्नों को हमने हल किया था। और जो जो प्रश्न थोड़ा सा लॉजिक है उनको हम अब स्टार्ट करेंगे, पूरा एक साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जैसा कि ये पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए। मतलब कि पहले आप जांच कीजिए। जांच मतलब होता है प्रूव करना, ठीक है। सॉल्व करना मतलब कि प्रूव करना, सिद्ध कीजिए कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बीमा यूनिट। पहला कह रहा है बीमा यूनिट। सबको पहले आपको बीमा पता करना और बीमा को दोनों मान में रखना। और उसको देखिए डिवाइड करने क्या, कोई बीमा नहीं आ रहा मतलब कि बीमा का मान नहीं होना चाहिए, मतलब इनका बीमा कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, बीमा ही है। फिर कह रहा है भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इसका अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसका मान भी आपको ज्ञात करना है। फिर कह रहे, फिर क्या कह रहा है, यह अनुपात क्या बताता और फिर यह अनुपात किसके बारे में बताता है, इसकी भी जानकारी आपको देनी। तो सबसे पहले हम कुछ बीमा, जैसे परावैद्युतांक के की बीमा क्या, के का बीमा क्या होता है तो नोट भी करते रहिए। जिनको नहीं मालूम नोट करते रहे। के का बीमा होता है, जैसे कि आपने ब्रैकेट में देखा कि ब्रैकेट का निशान लगाते हैं तो हो जाएगा एम एल क्यू टी माइनस 4 और ए माइनस 2 होता है, ठीक है। ई की बीमा क्या होती है, ए पी होता है। ई की बीमा क्या होती है, एपी होता है। नोट करते रहिएगा। जी का बीमा क्या होता है, आपने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण का बीमा कितना होता है, m माइनस 1 एल क्यू टी माइनस 2, ठीक है। ये होता है गुरुत्वाकर्षण का बीमा बहुत ही। और द्रव्यमान चाहे एम हो चाहे एम पी हो, दोनों में से कुछ भी द्रव्यमान हो तो उनका बीमा केवल एम ही होता है, ठीक है। तो दो द्रव्यमान है तो एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये इनकी बीमा है। तो इसको नोट कर लीजिए, अभी सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको हम रिमूव कर दे रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में है। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। दिया क्या है, दिया है क्या, दिया है के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, ठीक है। दोनों द्रव्यमान है, दोनों का मान है। के का बीमा भी हमने बताया क्या होता है, m होता है, एल क्यू होता है, t माइनस 4 होता है, a माइनस 2 होता है, ठीक है। e की बीमा क्या होती है, हमने देखा a t होता है, ठीक है। ये स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर को हटा देंगे तो अंदर स्क्वायर दोनों पक्ष में लग जाएगा, ठीक है। आसानी से हो गया। फिर g की बीमा क्या होती है, अभी हमने देखा m माइनस 1 और एल क्यू t माइनस 2 होता है, ठीक है। m की बीमा क्या होगी, दोनों में m आएंगे, यम की भी द्रव्यमान भी द्रव्यमान होता है। तो आप इसको दोनों को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये माइनस टी पे पहले टी देख लेते हैं, माइनस 4 है और प्लस 2, तो माइनस 4 और अगर हम प्लस 2 रखते हैं तो दोनों को ऐड होगा, क्योंकि ये दोनों ऐड होते हैं, घात घात जुड़ता है, तो कितना बचेगा, माइनस 2 बचेगा, ठीक है। और इसी प्रकार ए के बारे में देखिए, माइनस 2 प्लस 2 देखते हैं तो कितना बचेगा, 0, तो ए समाप्त हो जाएगा। तो कितना आएगा, एम एल क्यू टी माइनस 2 और ए क्या हो जाएगा, 0, अर्थात समाप्त हो गया। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद अब एम एम स्क्वायर हो जाएगा, एम एम क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये यहाँ पे अगर आप देखिए एम एम है तो इसको हम डायरेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, घात एक 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस 1 है प्लस 2 है तो बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो हो जाएगा केवल यम आ जाएगा, एल क्यू बचेगा, टी माइनस 2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए दोनों बीमा समाप्त है। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, इसको समाप्त कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अर्थात बीमा कितना आया, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t0 a0, अर्थात ये बीमा ए है, बीमा। तो जांच द्वारा क्या पता चला कि ये बीमा हीन है। तो क्लियर हो गया, पहला सॉल्व हो गया कि बीमा हीन है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा कह रहा है कि इनका मान क्या होगा, अनुपात का मान क्या होगा, तो इसका मान भी आपको रखना पड़ेगा, तो मान की जानकारी होनी चाहिए अच्छे खासी। तो चलते हैं मान के बारे में देखते हैं, ठीक है। इसको रिमूव कर दे रहे हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए दूसरे में क्या बताया है कि अनुपात का मान क्या होता है, तो के का मान कितना होता है, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। के का मान कितना होता है, के का मान आपने पढ़ा है कि 9 × 10⁻9 होता है न्यूटन
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, और फिर ई का मान कितना होता है आपने देखा ही 1.6 गुणे 10 घाते -19 होता है कूलम। फिर जी का मान कितना होता है जैसे कि तो 6.67 गुणे 10 घाते -11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, डबल होता है तो केजी स्क्वायर हो जाएगा। फिर एमई अर्थ का द्रव्यमान कितना होगा 9.1 गुणे 10 घाते -31। ठीक है, केजी का केजी ही होगा। और एमपी का मान कितना हो जाएगा ये भी द्रव्यमान है तो इसका मान होता है 1.66 गुणे 10 घाते -27 केजी। तो ये इसके मान है। अब इसके मान को हम अनुपात में रखेंगे, पहले आप ऐसे लिख लीजिएगा, पूरा लिख लीजिए। इसको हम रिमूव करके आगे थोड़ा लिखते हैं, थोड़ा स्पेस कम है इसके लिए रिमूव करना पड़ रहा है बार बार, तो आप देख सकते हैं, इसका आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम मान रख देते हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम टी। ठीक है, तो के का मान हमने कितना देखा है, अभी को हमने निकाला है, आपने देखा भी है, तो 9 गुणे 10 घाते 9 इंटू ई का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19 घाते 2। ठीक है, अब जी का मान ले दीजिए 6.67 गुणे 10 घाते -11। एम ई का मान कितना होता है इंटू करके, एम ई का मान आपने देखा है कि एम ई मतलब कि द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 घाते -31 और इंटू 1.66 गुणे 10 घाते -27। ठीक है, घात घात नीचे जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, आप ऐड कर लीजिए। इसका 9 गुणे 10 घाते 9 ये हो गया आपका, इंटू 1.6 गुणे 1.6 और ये हो जाएगा 19 दूनी 38 -38 हो जाएगा। ठीक है, 19 19 38 हो जाएगा, तो ये हो गया। अब नीचे कितना बचा है तो 6.67 गुणे 9.1 गुणे 1.66 गुणे और 10 घाते कितना है 7 1 8 8 1 9 हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6 कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6, तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। अब देखिए इसमें कुछ कट रहे हैं तो काट दीजिए, जैसे ये लगभग बराबर है तो काट सकते हैं, 9 1 दशमलव काट सकते हैं, तो ये आपके बराबर है, लगभग कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो आप काटेंगे जैसे कि हम जोड़ते हैं 9 8 9 17 तो 7 मतलब घट जाएगा, 9 जाएगा 38 में से 8 तो कितना बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक है, 29 बचेगा -10 पे घाते और बटे कितना है हमारा, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाता है गुणे 10 घाते 69 अपॉन 6.67। ठीक है, अब क्या बचेगा, इसको फिर से काटिए तो कितना आएगा प्लस में, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 1 8 8 1 9। ठीक है, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अगर 38 में से गया तो आपका 9 आएगा। ठीक है, 9 गया 0 और कितना बचेगा 2 गया तो 4। ठीक है, और अगर हम 10 पे पावर 4 तो 6.67, तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो और काटेंगे तो आएगा 2.27 गुणे 10 घाते 39। अगर एक हम कम कर सकते तो यहाँ पे 10 लिख देंगे गुणे 10 घाते 39, तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मान इतना आएगा। तो कह रहा बीमा का मान निकालेंगे तो बीमा का मान आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, तो नोट डाउन कर लीजिए बहुत ही सिंपल वे में। आप काटेंगे पीटेंगे तो ये आएगा दशमलव, पूरा भाग आपको आता ही इतना। आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा क्या कह रहा है पॉइंट, कह रहा है कि इनका अनुपात बताइए। इनका अनुपात आप क्या बताएंगे, देखिए के ई स्क्वायर है, जी एम ई एम पी, आपने देखा है कि दोनों तरफ मान है, अगर के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर दें और यहाँ पे जी एम ई एम पी, आप ध्यान ही देंगे आर स्क्वायर होता है दोनों में, इसके पहले भी सॉल्व पढ़े ही 11 में। तो ये क्या है, ये दोनों ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले बल और
गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। किसका अनुपात व्यक्त कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण का अनुपात है, ठीक है, और का अनुपात है, तो ये यही व्यक्त कर रहा है। या किसका अनुपात है? तो इसका, क्योंकि आर इसका लग देंगे तो दोनों का अनुपात हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, आपने देखा, बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं आप, थोड़ा सी जानकारी रहेगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमने क्वेश्चन लिखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किसी वस्तु वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? पर है। बी क्या कह रहा है इसमें? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश क्वांटिनीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं? तो दूसरा क्वेश्चन आपका है, किसी वस्तु की वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से आप क्या तात्पर्य? स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हमें, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश क्वांटीकृत से अपेक्षा क्या, मतलब क्वांटीकृत मतलब होता है किसी वस्तु पर जो आवेश होता है। आप देखेंगे प्रत्येक वस्तु का एक न्यूनतम आवेश होता है, प्रत्येक वस्तु। तो इसका आंसर आप में क्या लिखेंगे? तो आप उत्तर में लिखेंगे किसी वस्तु की विद्युत आवेश क्वांटीकृत, इस कथन से क्या कर रही? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु का अपना निश्चित और न्यूनतम आवेश होता है। निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर प्लस NE। आपने देखा होगा NE, जहां पर N बराबर 1 2 3 4 ये होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, इसका पहले का आंसर है। तो जैसा कि क्वांटीकृत मतलब कि किसी वस्तु का जो अपना आवेश होता है, स्वयं का जो आवेश होता है वो निश्चित होता है, मतलब प्रत्येक, जैसे कि ये स्केल है, इसका कुछ एक निश्चित आवेश होगा, ठीक है। चाहे धन चार चाहे ऋण चार, अपना ये मूल अवस्था में रहता है। ये क्या होता है? साधारण अवस्था में होता है, ठीक है। नहीं तो ये किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने जाता है। अगर ये क्या कहते हैं कि इस पे जो आवेश है ये उदासीन है, क्योंकि नहीं, अगर उदासीन है तो ये किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करे। तो इसका एक निश्चित, प्रत्येक वस्तु का अपना एक निश्चित एवं न्यूनतम आवेश होता है, पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। बी का क्या पूछ रहा है आंसर? बी का कह रहा है स्थूल बड़े पैमाने पर, आप जैसा कि देख रहे हैं, कह रहा है बड़े पैमाने पर विद्युत आवेश व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश का क्वांटिटी की उपेक्षा कर सकते हैं। मतलब कि वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम, जैसा कि हम जानते हैं कि यदि, देखिए, वैद्युत आवेशों का व्यवहार बड़े पैमाने वाली वस्तु की मूल आवेशों
की अपेक्षा अधिक होगी। अब बताइए, जब वस्तु बहुत बड़ा होगा तो भाई उनका आवेश भी क्या होगा, अधिक ही होगा, तो मूल आवेशों की अपेक्षा अधिक होगी। तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, आपको इतना ही आंसर लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर था, आप इसको क्वांटिटेटिव से कंफ्यूज ना हो, इसीलिए क्वेश्चन को हमने सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़े बड़े बड़े हैं। देखिए पहला है, तीसरा, इसके बारे में आपने पढ़ा है, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना की वस्तुओं के अन्य युग्मों में परीक्षण किया जा सकता है। स्पष्ट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा, जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने पहला जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था, अगर आप फिजिक्स का पहला लेक्चर देखेंगे जिसमें हमने बताया था कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। जैसे कि हमने रेशम की छड़, मतलब कि कांच की छड़ और रेशम को जब रगड़ते हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, दोनों कुछ आवेश, मतलब कि एक पे अगर धन आवेश आ जाए तो दूसरे पे क्या था, ऋण आवेश। तो ये घर्षण की प्रवृत्ति, तो घर्षण आवेश क्या है, तो घर्षण हल करेंगे तो घर्षण के कारण आवेशन का सामंजस्य स्थापित हो जाता है, सामंजस्य स्थापित हो जाता है। तो युग्मों परीक्षण से आपको क्या समझ, सामंजस्य स्थापित हो जाता है, अर्थात कि ये क्या है, आवेश संरक्षण का नियम का पालन करते हैं, आवेश संरक्षण का नियम पालन करते हैं, संरक्षण का नियम, संरक्षण के आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। मतलब कि जब रगड़ते हैं तो दोनों वस्तु अगर एक साथ रखेंगे तो उनका आवेश क्या वस्तु है। तो यदि किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो यदि एक वस्तु जितना धनावेशित होता है, दूसरा वस्तु उतना ही ऋणावेशित होता है। मतलब अगर दोनों को रगड़ोगे तो एक वस्तु अगर धनावेशित जितना होगा, दूसरा वस्तु उतना ही ऋणावेशित होता है। अर्थात यदि दोनों को एक साथ रख दें, यदि दोनों को एक साथ रख दें तो उनका आवेश शून्य होगा। अर्थात उस पर कोई भी आवेश नहीं हो, शून्य कार्य करेगा, अर्थात उस पर कोई भी आवेश नहीं करना, इस पर कोई बल कार्य करेगा और उनका बल भी कितना होगा, बल भी शून्य होगा। एक साथ अगर लपेट कर रख देंगे बल भी क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये मतलब परीक्षण किया जाता है। जैसे कि अगर आप देखिए रेशम को कांच को रगड़िए, आपस में रगड़िए तो
अगर एक धनावेशित हो रहा तो उतना ही दूसरा ऋणावेशित। एक पे अगर जितने इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहे हैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाने का ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन कम होने का उतना ही ये धनावेशित हो गया। और दोनों को एक साथ ऐसे रख देंगे तो ना इस पे ऋण आवेशित होगा ना धन, दोनों एक साथ क्या रहेंगे, दोनों एक समान रहेंगे और इस पर कोई भी आवेश कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आवेशन क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो स्पष्ट कीजिए, तो इसका आवेश हो गया। ठीक है, कोई भी वस्तु हो, जैसे कि हमने किसी भी वस्तु से घटना कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल है, एग्जाम्पल के थ्रू पूछा गया था ये आपका एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एनसीईआरटी में पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप खुद ही अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है, इसमें आगे क्वेश्चन हम इसमें नहीं लिख पाए थे, तो इसमें दिया है कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के सामंजस्य किस प्रकार सामंजस्य रखता है, तो वही उसमें लिखा गया था, तो उसको हमने नहीं लिखा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, कह रहे 4 बिंदु आवेश, 4 बिंदु आवेश QA बराबर दिया 2 कूलम माइक्रो कूलम, QB बराबर दिया माइनस कूलम, QC बराबर दिया है 2 माइक्रो कूलम तथा QD माइनस 5 माइक्रो कूलम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अवस्थित हैं, तो वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल कितना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। कह रहा है कि 4 बिंदु आवेश QA QB QC, जैसे कि 2 माइक्रोकूलम, QB दिया -5 माइक्रोकूलम, फिर QC दिया 2 माइक्रोकूलम और QD दिया है -5। तो कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी वर्ग में ABCD शीर्षों पर अवस्थित है, वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो लगने वाले बल की गणना कीजिए। जैसे कि आप देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम, बहुत ही सिंपल है। आप देख रहे हैं ये है आपका, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, अभी मान रखना है। ठीक है, ये कह रहा है A हो गया, B हो गया, C हो गया और ये D हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है A पर कितना है, 2 माइक्रोकूलम है, B पे कितना है, 5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, शीर्षों पे रखा गया है। C पे कितना है, 2 माइक्रोकूलम है, D पे कितना है, -5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और कह रहा है इसके केंद्र पर, तो केंद्र आप बना लीजिए, तो इसके केंद्र पर यहाँ पे 1 माइक्रोकूलम आवेश है, तो इसके कारण कह रहा है 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल कितना है, मतलब इसके कारण कितना बल लग रहा है। जैसा कि आप देखेंगे ये AC और BD दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। जब एक दूसरे के बराबर और विपरीत जब 2 आवेश होते हैं तो उनका युग्म क्या कर देता है, दोनों, तो उनका नेट बल कितना होता है, 0 होता है। जैसा कि लिखेंगे ABCD वर्ग में, और यहां पे O मान लेते हैं, FAO और FOC एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है, एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है, और बराबर एवं विपरीत है, मतलब एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत है। ठीक है, अर्थात अतः इन पे कार्य करने वाला बल
F बराबर हो जाएगा जैसे कि F AO प्लस F OC ले लेते उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे 2 माइक्रो कूलम और माइनस क्या जाएगा 2 माइक्रो कूलम, तो F पर कितना है 0 आ गया। इसी प्रकार F O B और F DO जो एक दूसरे से बराबर एवं विपरीत है, तो उनका परिणामी बल भी 0 होगा। अर्थात F बराबर FOB प्लस FDO बराबर क्या हो जाएगा F मतलब -5 माइक्रो कूलम और प्लस, और ये प्लस रहेगा, इसमें भी कितना है -5 माइक्रो कूलम। जैसे माइनस देखिए जो ये है दिशा विपरीत हो जाएगी तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 माइक्रो कूलम, क्योंकि दिशा विपरीत हो रही है, क्या हो जाएगा 0, F बराबर 0 है। तो केंद्र O पर परिणामी बल कितना होगा, तो केंद्र O पर परिणामी बल F बराबर F AO प्लस F OC प्लस F OB प्लस F DO F बराबर 0, परिणामी बल भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल है। आप आसानी से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत लंबा हो जाने की वीडियो यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो टॉपिक जितने भी क्वेश्चन बचे हैं उसको सॉल्व कराएंगे दोस्तों। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और जिन्होंने लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मिलते हैं।